हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते की सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज। आपको अपने एटलस में उन जगहों को मार्क करना है जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए इन टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। जो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो है गल्फ ऑफ अकाबा और गल्फ ऑफ एलाट के बारे में। द गल्फ ऑफ अकाबा एंड गल्फ ऑफ एलाट आर जोग्राफिकली द सेम बॉडी ऑफ वाटर, सेम लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न टिप ऑफ द रेड सी। अब आपको सोचना है पहले रेड सी कहां पर है, उसकी नॉर्दर्न टिप कहां पर है, क्या ये सेम है? गल्फ ऑफ अकाबा इज बॉर्डर्ड बाय इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन एंड सऊदी अरेबिया, व्हाइल गल्फ ऑफ एलाट इज पार्ट ऑफ सेम गल्फ दैट बॉर्डर्स इजराइल। ठीक है, बोथ गल्फ ऑफ अकाबा एंड गल्फ ऑफ एलियाट आर नोन फॉर देयर रिच मरीन बायोडाइवर्सिटी एंड कोरल रीफ्स। ये आपको मुझे बताना इसका करेक्ट आंसर क्या है। सोचिए कि क्या आप गल्फ ऑफ अकाबा को जानते हैं, कहां पर लोकेटेड है, कौन सी कंट्रीज को बॉर्डर कर रही है? नहीं जानते तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाल्टिक सी के बारे में। थोड़ा सा इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्या इसमें से करेक्ट है ये बताना है। बाल्टिक सी इज बॉर्डर्ड बाय 9 कंट्रीज: डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रशिया, स्वीडन। द बाल्टिक सी इज कनेक्टेड टू द नॉर्थ सी थ्रू डेनिश स्ट्रेट। अब डेनिश स्ट्रेट कहां पर है? बाल्टिक सी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बॉडीज ऑफ ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर उसे कहते हैं जहां फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों बहुत ज्यादा मिक्स होते हैं, उसे ब्रैकिश कहते हैं। तो इसमें से बताना है क्या करेक्ट आंसर है। अब सोचना यह है आपको कि पहली बात कि रेड सी कहां से बहता है। ये हॉर्न ऑफ, ये आपको यहां पे दिखेगा एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यहां से आप एंटर करते हो तो ये रेड सी है। रेड सी में यहाँ एक कट आता है, इधर कोई एक गल्फ है, उधर कोई एक गल्फ है, तो उन गल्फों का नाम क्या पता होना चाहिए। और खासतौर पे अगर मैं बाल्टिक सी की बात करूं तो हमने पिछले हफ्ते एस्टोनिया के बारे में डिस्कस किया था। एस्टोनिया कहाँ लोकेटेड है, कौन सी दो और कंट्रीज है जिनको हम बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं? हमने स्कैंडिनेविया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो कैन यू इमेजिन वेयर इज स्कैंडिनेविया, वेयर इज एस्टोनिया? कोई बात नहीं कर पा रहे तो अभी हम कर लेंगे। तो पहले आते हैं, पहला ही टॉपिक है गल्फ ऑफ एलाट के बारे में। देखिए अकाबा का ही, इसी का सेम वाटर बॉडी है ये, इसी का नाम गल्फ ऑफ अकाबा भी है, इसी का नाम गल्फ ऑफ एलाट भी है। कहानी है देखो, जब आप एंटर करते हो रेड सी के अंदर तो रेड सी आकर यहां आप सिनाई पेनिनसुला से टकराते हो। अगर हम देखें ना तो यहां आते हो सीधा, ये है सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला वो जगह थी जिसके ऊपर एक टाइम में इजराइल ने 6 डे वॉर के बाद कब्जा कर लिया था, वॉज अंडर इजराइल्स कंट्रोल। लेकिन हुआ ये कि जब इन्होंने इजिप्ट के साथ अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज किए तब उन्होंने सिनाई पेनिनसुला वापस कर दिया था इजराइल ने। तो अभी प्रेजेंटली अंडर द कंट्रोल ऑफ इजिप्ट। तो सिनाई, रेड सी सीधा आता है, टकराता है सिनाई पेनिनसुला से। यहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक है ये गल्फ ऑफ स्वेज वाला रास्ता जो सीधा जाता है स्वेज कनाल में, और स्वेज कनाल से आप पहुंचते हो ऊपर मेडिटेरेनियन सी में। ये वो रूट है जहां से दुनिया का सारा ट्रेड होता है। एशिया से यूरोप अगर आपको जाना है तो आप सीधा जाओगे रेड सी से घुसोगे गल्फ ऑफ स्वेज में, गल्फ ऑफ स्वेज से स्वेज कनाल से सीधा मेडिटेरेनियन सी। लेकिन यहां से एक और रास्ता कट लेता है। ये कट जो लेता है ये है गल्फ ऑफ अकाबा, इसी को गल्फ ऑफ एलाट भी कहते हैं। अब ये नाम दो क्यों है, देखिए गल्फ ऑफ अकाबा इसका पॉपुलर नाम है, लेकिन आप गौर से देखो तो यहाँ एक जगह है एलाट। एलाट इज इन इजराइल, तो वो उसको एलाट कहते हैं। और गल्फ ऑफ अकाबा इज इन द नेम ऑफ अकाबा विच इज जो शहर सिनाई पेनिनसुला पर है। तो ये इजिप्शियन टाउन है, तो नॉर्मली इसको गल्फ ऑफ अकाबा ही कहते हैं। तो ये गए इधर, इसके एक तरफ सऊदी अरेबिया है, एक तरफ इजिप्ट है गल्फ ऑफ अकाबा के, इधर इजराइल है, और यहाँ कोने में हल्का सा जॉर्डन भी लगता है। तो ये 3-4 देशों के बीच में बसा हुआ है। ये एक गल्फ ऑफ अकाबा है। दूसरी तरफ गल्फ ऑफ स्वेज है जो आगे जाके स्वेज कनाल में जुड़ेगा। ये दो देशों के बीच में नहीं है बल्कि ये एक ही देश के बीच में, यानी इधर भी इजिप्ट इधर भी इजिप्ट। क्योंकि सिनाई पेनिनसुला जिसके ऊपर कब्जा पहले इजराइल ने कर रखा था कुछ टाइम के लिए, इजिप्ट को वापस मिल गया था। तो जब आप रेड सी से एंटर करोगे तो दो टुकड़े होंगे, एक गल्फ ऑफ अकाबा, एक गल्फ ऑफ स्वेज। और गल्फ ऑफ अकाबा का ही नाम गल्फ ऑफ एलाट है। अब इजराइल जैसी खुराफाती देश ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, तो उन्होंने ये सोचा था कि हम क्या करेंगे, यहाँ गल्फ ऑफ अकाबा से बाद से यहाँ पर एक चैनल बनाएंगे जो सीधा यहाँ मेडिटेरियन सी में एंटर कर जाएगा। यानी यहाँ पर बम फोड़ते हुए, ब्लास्ट करते करते, यहाँ पर असल में एक डेजर्ट है, नेगेव डेजर्ट। तो उनका प्लान था नेगेव डेजर्ट को हम एटम बम मार के फोड़ते फोड़ते रास्ता बनाएंगे पहाड़ों से और सीधा जाके मेडिटेरियन सी में जोड़ देंगे, ताकि जो लोग कनाल के थ्रू मेडिटेरियन सी में जाते हैं वो वहां जाने के बजाय, क्योंकि जब इजराइल का झगड़ा इजिप्ट वगैरह से हुआ करता था तो उनको दिक्कत रहती थी यहां से गुजरने में। स्वेज कनाल इजिप्ट के कब्जे में है, वो एक अरब कंट्री है, तो उनको थोड़ा बहुत परेशानी रहती। तो उन्होंने प्लान ऐसा बनाया था कि वो एक बेन गुरियन चैनल बनाएंगे। बेन गुरियन कनाल या बेन गुरियन चैनल कहते थे, कनाल भी उसको कई जगह कहा जाता है। बेन गुरियन के पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम है, उन्हीं के नाम पर एक कनाल बनाने की बात कर रहे थे कि भाई लोग गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू आएंगे, यहाँ एलाट के पास एंटर करेंगे, यहां से हम एक नहर बना देंगे जो जोड़ेगा बिल्कुल मेडिटेरेनियन सी को। यानी हम जमीन को खोद के बिल्कुल गाजा के साइड से निकालते इसको। तो कहा यह भी जाता कि कहीं गाजा को खाली कराने के पीछे इजराइल का यह मकसद तो नहीं कि बेन गुरियन कनाल को वो या बेन गुरियन चैनल को वो एक्टिवेट करना चाहते हैं जो गल्फ ऑफ अकाबा को जोड़ेगा
मेडिटेरेनियन सी से। हालांकि बहुत फार फेस्ट आइडिया था, ये पहले सोचा गया था, रियलाइज करना इसको नामुमकिन के बराबर है। ये सब काम सिर्फ चाइना जैसे देश कर सकते हैं, वो भी बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा एक टेरिटरी आपको तोड़ के बिल्कुल उसमें से रास्ता निकालना पड़ेगा। पर बेन गुरियन कनाल कहाँ पर सिचुएटेड है या बेन गुरियन चैनल कहाँ पर है, ऐसा कुछ पूछा जाए तो वो इजराइल का एक अटेम्प्ट है, प्लान था कभी कि वो गल्फ ऑफ अकाबा को या गल्फ ऑफ एलाट को जोड़ेंगे किससे, मेडिटेरेनियन सी से। तो आपसे अगर पूछा जाए कहां पर गल्फ ऑफ स्वेज है, कहां पर गल्फ ऑफ अकाबा है, कहां पर गल्फ ऑफ एलियट है, तो आपको पता लग जाएगा। अब न्यूज में क्यों है, न्यूज में इसलिए है कि यहां पर पता चला कि कोरल रीफ नहीं रहते थे यहां पर अक्सर, लेकिन अब देखा गया कि यहाँ के पानी में कोरल रीफ दोबारा वापस आ रहे हैं क्योंकि यहाँ क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्जिस्ट करना उनका मुश्किल हो गया था। रेलेवेंट न्यूज़ वो नहीं है, रेलेवेंट न्यूज़ ये है कि कहाँ पर है गल्फ ऑफ अकाबा, कहाँ पर है गल्फ ऑफ एलाट, बेन गुरियन कनल चैनल कहाँ पर है और स्वेज कनाल से कौन कनेक्ट करता है, ये हम समझ गए। देखो इसी से ना आगे जाओ तो नाइल रिवर यहाँ बह के आ रही है, फेमस वाली, तो इजिप्ट में है। ये क्लैरिटी आपको आई गेस हो गई होगी, जॉर्डन भी यहीं पर है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर ना। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन। इसको लेकर न्यूज ये है कि इंडिया को इसकी वाइस प्रेसिडेंसी मिली है और ये होता क्या है तो सिंगापुर में, ठीक है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मेरीन एड्स टू नेविगेशन एंड लाइट हाउस अथॉरिटी भी कहते हैं। लाइट हाउस अथॉरिटी वो होती है जब समुद्रों में शिप्स चलते हैं तो बड़े बड़े पोर्ट्स के पास लाइट हाउस लगे रहते हैं जो वहाँ मैनेज करते हैं, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी को सिक्योरिटी थ्रेट ना हो जाए। इसका हेडक्वार्टर सेंट जर्मेन फ्रांस में है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 34 देशों ने रेटिफाई की, तब बनी थी। पहले ये जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये पहले स्टैब्लिश हुई थी, फिर ये एक कैसी बॉडी बन गई, फिर ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गई। देखो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में एक फर्क होता है। एनजीओ में सरकार का रोल नहीं होता, नॉन स्टेट होती है। आईजीओ में वो स्टेट का पार्ट होती है, तो वो डिफरेंट है। हार्मोनाइज एंड मरीन मेरिट्स टू नेविगेशन इट ऑन ग्लोबली इंश्योरिंग सेफ एनवायरमेंटली फ्रेंडली मैरीटाइम नेविगेशन, इसका काम है। इंडिया का रोल ये है कि इंडिया इस काउंसिल मीटिंग में बैठेगा, अभी प्रेसिडेंट बन चुका है। पॉइंट ये है कि IALA क्या है, उसकी वाइस प्रेसिडेंटशिप इंडिया को मिली है। क्या करता है ये, तो मरीन एड यानी वो जो सहायता प्रोवाइड करनी होती है सेफ एफिशिएंट और नेविगेशन के लिए, कुछ शिप्स जो आ रहे हैं कॉमर्शियल शिप्स वो जा सके ढंग से, बिना किसी खतरे के, बिना किसी नुकसान के, वो एम होता है इसका, ठीक है। इज इट क्लियर? होपफुली इट इज क्लियर। अब अगर आप नाव लेके आप निकलोगे तो कहीं तो जाओगे, आप जहां जाओगे वो जगह है बाल्टिक सी। लेट्स से यू आर एंटरिंग बाल्टिक सी। अब बाल्टिक सी को अगर हम देखते हैं तो बाल्टिक सी कहां पर लोकेटेड है, बाल्टिक सी इज लोकेटेड इन दिस रीजन, यहां पर यूरोप में। तो बाल्टिक सी के आसपास न्यूज क्या है, बाल्टिक सी में बोला जा रहा है कि जो अंडर सी केबल्स हैं जिनके थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है इंटरनेट वगैरह की, उसको नुकसान पहुंचाया गया है। और कहा यह जा रहा है कि अंडर सी केबल्स में शायद जर्मनी और फिनलैंड का कुछ कनेक्शन है, इसकी वजह से दिक्कत हुई है। तो बाल्टिक सी के आसपास जो कंट्रीज उन्हें बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं। तो वो देश कौन से हैं, वो है इस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया और यहाँ पर छोटा सा कैलिनग्राड है जो रशिया का ही पार्ट है, यहाँ पर देख रहे हो ये। तो ये जगह जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो नॉर्मली क्या है ना कि आप यहाँ नॉर्दर्न सी से एंटर करोगे, ठीक है। नॉर्दर्न सी से जब आप एंटर करना चाहोगे, यहाँ ये है नॉर्दर्न सी, ये इंग्लैंड के बाद वाला। नॉर्दर्न सी से एंटर करोगे ना तो पहले आपको यहाँ से गुजरना पड़ेगा। ये जो इलाका है ये है डेनिश स्ट्रेट, इधर डेनिश स्ट्रेट है। ये डेनिश स्ट्रेट पार करके आप घुसते हो बेल्टिक सी में। अब बेल्टिक सी को पार करके आप आते हो गल्फ ऑफ फिनलैंड में। और गल्फ ऑफ फिनलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है विच इज सेंट पीटर्सबर्ग, जो रशिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक पोर्ट की तरह काम करती है, जहां से उनका मेजर ट्रेड होता है। तो अगर आप रशिया जाना चाहते हो, ट्रेड नॉर्मली जो होता है वो यही होता है कि आप इंडिया से अपने शिप्स लेके चलते हो, रेड सी में एंटर करते हो। रेड सी में एंटर करने के लिए आप पहले अरबियन सी में जाते हो, अरबियन सी से जाते हो गल्फ ऑफ एडन में, फिर आप घुसते हो रेड सी में। रेड सी में आगे जाओगे, घुसोगे गल्फ ऑफ स्वेज में, फिर घुसोगे स्वेज कनाल में, फिर आप घुसोगे मेडिटेरेनियन सी में। मेडिटेरेनियन सी पार करने के लिए आप जो ये रास्ता देखो, ये मेडिटेरेनियन सी है ना, यहाँ मैप में देखो, ये मेडिटेरेनियन सी है। यहाँ से निकलोगे ना, यहाँ पर एक स्ट्रेट है, इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को पार करोगे, फिर यहाँ आप इंग्लिश चैनल को पार करते हुए नॉर्दर्न सी में एंटर करोगे। नॉर्दर्न सी के बाद आप डेनिश स्ट्रेट को पार करते हुए आप यहाँ से आओगे बाल्टिक सी में, फिर गल्फ ऑफ फिनलैंड से होते हुए तब आप पहुंचोगे सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ अंदर ये वाला हिस्सा। लेकिन अगर आपको यहाँ आने के बजाय फिनलैंड जाना है तो आप गल्फ ऑफ फिनलैंड में जाने के बजाय एलान आइलैंड के पास से चक्कर काट के गल्फ ऑफ बॉथनिया में चले जाओगे। तो अगर आपसे पूछा जाए गल्फ ऑफ बॉथनिया कहाँ है, गल्फ ऑफ फिनलैंड कहाँ है, तो सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ो गल्फ ऑफ फिनलैंड को और गल्फ ऑफ बॉथनिया को जोड़ो आप फिनलैंड की दूसरी साइड से। देखो इस मैप में ना बहुत आसान है फिनलैंड को पहचाना। ये जो कंट्री है जो टूट के अलग है फिनलैंड है, इस तरफ जो है ये गल्फ बॉथनिया, इधर जो है गल्फ ऑफ फिनलैंड। गल्फ ऑफ फिनलैंड आपको जोड़ता है पीटर्सबर्ग से, ठीक है। तो ये कहानी हो गई इस जगह की। अब देखो फिर से इसको डिटेल में देखते हैं। ये जो इलाका है, ये जो आप देख रहे हो फिनलैंड, गल्फ ऑफ बॉथनिया,
गल्फ ऑफ फिनलैंड, यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग है जो बहुत इंपॉर्टेंट एक शहर है रशिया के लिए व्यापार के हिसाब से। फिर इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया जो इंपॉर्टेंट बाल्टिक कंट्रीज हैं। फिर यहाँ रशिया का कलिनिंग्राड है, नीचे पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस। आप कॉन्टिनेंटल यूरोप में एंटर कर चुके हो उसके बाद तो इस रीजन में कुछ गल्फ और है। गल्फ ऑफ रीगा अगर पूछा जाए कहाँ पर है, लाटविया के आसपास यहाँ एक छोटा सा गल्फ ऑफ रीगा है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ बॉथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीगा, बाल्टिक सी और डेनिश स्टेट जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है वो कहाँ पर है। तो देखो ये इलाके डेनिश स्टेट कहलाते हैं। यहाँ से अगर आप एंटर करना चाहोगे बाल्टिक सी में फ्रॉम नॉर्दर्न सी, तो आपको यहाँ से गुजरना पड़ेगा, सिरयूसैंड, ग्रीन बेल्ट। ये इलाका बहुत ज़्यादा नैरो है, तो नैरो होने की वजह से यहाँ से शिप जब निकलते हैं तो भाई खतरा हो सकता है किसी भी देश के शिप को जब अगर उसके दुश्मन आसपास हैं तो। अब सेंट पीटर्सबर्ग इतना इंपॉर्टेंट पोर्ट शहर है रशिया का जहाँ से उनका मेजोरिटी ऑफ ट्रेड होता है। आपको पता ही होगा स्वीडन वगैरह ने ज्वाइन कर लिया, फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया, अब क्या नेटो ज्वाइन करने का मतलब है ये सारे बन चुके हैं रशिया के नंबर 1 दुश्मन। अब नेटो ज्वाइन करने के बाद यहां से कोई भी शिप अगर डेनिश स्ट्रेट से गुजरता है तो इट कुड बी, अगर वो रशियन शिप है तो उसको खतरा हो सकता है, इसलिए रशिया की सांस अटकी पड़ी है। तो डेनिश स्ट्रेट कहां पर है, नॉर्थ सी को जोड़ता किससे है, वो बाल्टिक सी से। बाल्टिक सी में जो आगे हमने और गल्फ पढ़े, गल्फ ऑफ बॉथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीगा, कहां पर है ये क्लियर हो जाएगा। तो ये मैप में ही देखो यार, सिंपल है, इसमें आपको दोबारा से देखो, इसमें एंटर करना ना, यहाँ इंग्लिश चैनल है, ये नॉर्दर्न सी यहां पर आ गया। इसके बाद आप डेनिश स्ट्रेट पार करोगे तो आप एंटर करोगे बाल्टिक सी में। यहीं पर ये इलाका है गल्फ ऑफ फिनलैंड, ये है गल्फ ऑफ बॉथनिया, और यहाँ छोटा सा गड्ढा और देख रहे हो, इट इज गल्फ ऑफ रीगा। तो ये आपको इस तरह से याद रह सकते हैं। अब यहाँ हुआ ये था कि जो ऑयल एक्सपोर्ट का रूट है यही है, सोचो ऑयल को कितना खतरा हो सकता है अगर कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हुई, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको बाल्टिक सी और ये पूरा रीजन पता होना चाहिए कहाँ पर है, किसको किससे जोड़ता है, बहुत रेलेवेंट है। इज इट क्लियर? होपफुली इट इज क्लियर, ठीक है। ये रहा जैसे डेनिश स्टेट, एक यहाँ डेनमार्क स्टेट भी है इधर। डेनमार्क स्टेट कहां पर है, आइसलैंड के पास है। डेनिश स्टेट कहां पर है, इधर के रीजन में। ग्रीनलैंड भी डेनमार्क का पार्ट है, याद रखना ये, ठीक है। क्योंकि ग्रीनलैंड के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रम्प ने अचानक बोला था ये हमारा हिस्सा बन जाएगा। तो ग्रीनलैंड के आसपास यहाँ पर डेविस स्ट्रेट एक तरफ है, एक तरफ ग्रीनलैंड सी है, नीचे डेनमार्क स्ट्रेट है जो आइसलैंड और डेनमार्क के ग्रीनलैंड के बीच में है। और यहाँ पर आपका डेनमार्क है। डेनमार्क में यहाँ डेनिश स्टेट्स को पार करोगे तो डेनिश स्टेट मिलेगा, घुसोगे बाल्टिक सी में, गल्फ ऑफ बॉथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीगा, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया होगा, इतनी बार रिपीट तो मैंने कर दिया है। तो बाल्टिक सी कहाँ पर है, नॉर्दर्न सी में। और खास बात है कि बहुत सारा इसमें फ्रेश वाटर आता है, तो बहुत ज़्यादा ब्रैकिश वाटर यहाँ पर मिलता है। तो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला को यानी स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड को कॉन्टिनेंटल यूरोप से अलग करता है। डेनिश स्ट्रेट के थ्रू जुड़ा हुआ है, इसी में व्हाइट सी चैनल सी भी है, कनेक्टेड टू जर्मन ब्रिगेड थ्रू किएल्ट कनाल, ठीक है। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गए, ठीक। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। तो ये नॉर्दर्न सी अटलांटिक जाना आपको, तो कैसे करोगे, यू गो थ्रू व्हाट, डेनिश स्ट्रेट्स, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। गल्फ ऑफ बॉथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीगा आपको याद रहेगा, लार्जेस्ट ब्रैकिश इनलैंड वाटर बॉडी है, ठीक है। ये भी आपको याद रहेगा। 250 रिवर यहाँ पर आती है, नेवा रिवर्स में सबसे लार्जेस्ट है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो बाल्टिक सी, अटलांटिक सी, बॉथनिया, रीगा, फिनलैंड, ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडिया और कतर के बीच में। इंडिया और कतर के प्राइम जो अमीर हैं शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, उन्होंने इंडिया को विजिट की थी इस हफ्ते, इनकी दूसरी विजिट है। अब कतर कहाँ लोकेटेड है, तो भाई यहाँ पर। अब कतर एक न्यूट्रल कंट्री है जहां पर तरह तरह के कंट्रीज के ऑफिस हैं, चाहे तालिबान के ऑफिस हो, चाहे आईसिस का ऑफिस हो, चाहे एसटीएस का ऑफिस हो, इन सब का ऑफिस यहाँ पर है। तो इसलिए एक विवादित जो भी कोई ग्रुप होता है यहाँ ऑफिस खोल लेता है, उसको नेगोशिएट करना होता है। तो कहा यह जा रहा है कि भारत को तालिबान से नेगोशिएट करना, शायद इसलिए इंडिया कतर के साथ रिश्ते जोड़ना चाह रहा है। अब देखो यहाँ आई विल कम बैक टू सेम पॉइंट, अगर आपको गुजरात या मुंबई से शिप लेकर निकलना, आप आओगे यहाँ, यह है गल्फ ऑफ एडन, यह है बाबल मंदेब, इसको पार करोगे रेड सी में एंटर करोगे। रेड सी में ये है गल्फ ऑफ अकाबा, ये है गल्फ ऑफ स्वेज, ये है स्वेज कनाल, ये है आपका मेडिटेरेनियन। वहां से निकलोगे, आपको निकलना पड़ेगा एक बड़ा स्ट्रेट लास्ट में जो आएगा, वो है कौन सा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। उसको पार करोगे तो अटलांटिक, अटलांटिक से आप जाओगे नॉर्थ सी, डेनिश स्ट्रेट, बाल्टिक सी, ऊपर पहुंच गए, तो वो रशिया पहुंचने का रास्ता है। एक जो दूसरा रास्ता यहाँ से अगर आप व्यापार करना है, आपको जाना है, तो वो ये है, यहाँ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहां से एंटर करोगे आप, इट इज पर्शियन गल्फ। तो पर्शियन गल्फ में आपको मिलेगा कतर। कतर की बाउंड्री 2 देशों से लगती है, एक सऊदी अरब से ही मेजरली लग रही है बाउंड्री, लेकिन बहरीन इसके पास है। तो यहाँ पर ये गल्फ है, गल्फ ऑफ बहरीन। ये जो इलाका है इसे कहते हैं गल्फ ऑफ बहरीन, ठीक है। गल्फ ऑफ बहरीन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए गल्फ ऑफ बहरीन कहां पर है, ठीक है। चलो,
तो गल्फ ऑफ ओमान यहाँ है, गल्फ ऑफ बहरीन यहाँ है, तो कंफ्यूज नहीं होना उसमें। आगे बढ़ते हैं। और ब्राजील ने ज्वाइन कर लिया है ओपेक प्लस। ओपेक प्लस क्यों ज्वाइन किया गया, क्योंकि कोटेशन में गया ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने एक कार्टेल बना रखा था 1960s के बाद से ही, कि ऑयल प्राइस को मेंटेन कर सके, महंगी दरों पे तेल बेच के प्रॉफिट कमा सके। लेकिन 2016 आते आते 1960 से लेकर 2016 के पीरियड में इनका दबदबा पूरी दुनिया पे छाया रहा। जो ओपेक कंट्रीज थी, मेजरली इनमें गल्फ की कंट्रीज आती थी, कुछ वेनेजुएला वगैरह भी थी, बट मेजरली जो थी वो यही कंट्रीज थी। फिर अमेरिका ने बना लिया अपना खुद का शेल ऑयल का आउटपुट। बहुत सारा शेल ऑयल अमेरिका से निकल के मार्केट में आना स्टार्ट हुआ। जब अमेरिका का ऑयल मार्केट में आया तो ओपेक कंट्रीज को लगा कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने बनाया ओपेक प्लस, यानी जो बाकी सप्लायर है उनको भी साथ में लेके आ गए ताकि और ज्यादा दिक्कतें ना हो। तो ब्राजील की ज्योग्राफी देखोगे तो सिंपल है, साउथ अमेरिका ईजी है समझना। अगर साउथ अमेरिका को इमेजिन करो तो ये एक इस तरह का एक कॉन्टिनेंट है। ये जहां इसकी नाक निकली हुई इट इज ब्राजील। ऊपर आ जाओगे तो फ्रेंच गिनी, सूरीनाम, गयाना, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलिविया, पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिले। सिंपल नाम है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ गैलापागोस आइलैंड है जो बहुत फेमस है किस व्यक्ति के लिए, चार्ल्स डार्विन, वो यही आइलैंड पे गए थे गैलापागोस में। तो याद रखिए साउथ अमेरिका के सारे देशों के नाम। ब्राजील ने ज्वाइन किया ओपेक प्लस। ओपेक प्लस के मेंबर अभी तक 23 हैं, जिनमें 12 ओपेक नेशंस हैं प्लस अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, रशिया, मैक्सिको, मलेशिया, साउथ सुडान, ओमान एंड ब्राजील। दीज आर द 23 मेंबर्स ऑफ ओपेक प्लस। ओपेक प्लस 2016 में बना था, लेकिन ओपेक की बात करें तो 12 कंट्रीज का ग्रुप है। इंडिया दोनों में से किसी का मेंबर नहीं। ऑब्वियसली इंडिया ऑयल खरीदता है तो ओपेक का मेंबर क्यों ही बनेगा। तो ब्राजील की ज्योग्राफी, ओपेक क्या है, ओपेक प्लस क्या है, गल्फ ऑफ बोथनिया का है, फिनलैंड का है, डनी स्ट्रेट का है, ये सब हमने समझ लिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर क्या लोकेटेड है बता सकते हो। एक टॉपिक और है डेरियन गैप। डेरियन गैप काफी ज्यादा न्यूज में है। अगर आप साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका जाना चाहते हो तो यहाँ एक जगह से कहते हैं डेरियन गैप। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बॉर्डर क्रॉसिंग है और यूएसए ने अभी हाल में फोकस किया है डेरियन गैप के ऊपर कि भाई डेरियन गैप से बहुत से लोग पार करके एंटर करते हैं सेंट्रल अमेरिका में और वहां से यूएस घुसने की कोशिश करते हैं। जो टंकी रूट में बहुत बड़ा रोल निभाता है ये। कई लोग जो है वो कोलंबिया आते हैं और कोलंबिया से क्रॉस करते हैं कि डेरियन गैप में घुस के वो जंगल के अंदर वो पैनामा एंटर कर जाए और पैनामा से मैक्सिको और मैक्सिको से फिर वो अमेरिका में एंटर कर जाए। तो वो एक रूट है डेरियन गैप की। अगर बात आए तो कहाँ पर है डेरियन गैप, इट इज इन ऑलमोस्ट सेंट्रल अमेरिका, जो आपके कोलंबिया और पैनामा को जोड़ता है। और यहाँ से बहुत ज़्यादा डंकी रूट में जो मूवमेंट ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो अमेरिका एंटर करने की कोशिश करते हैं, वो अक्सर यहाँ पे अपनी फ्लाइट से आते हैं, फिर वहां से कनेक्टिविटी कॉरिडोर के थ्रू वो कोशिश करते हैं मैक्सिको तक जाने की और मैक्सिको से अमेरिका में एंटर करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आपको पता है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक पे जाकर आप पीडब्ल्यू की वेबसाइट पे पहुंचेंगे। वहां पे बस आपको लॉग इन करना है ईमेल आईडी उसके साथ, बिल्कुल फ्री में आप इसका पीडीएफ हो या किसी भी और इनिशिएटिव का पीडीएफ हो वो अटैच कर सकते हो। यहाँ दोबारा आते हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है गल्फ ऑफ बोथनिया, कहाँ है कतर, कहाँ है गल्फ ऑफ बहरीन। तो आई होप आप बता पाओगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। आई होप आपने कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दिए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।